जय माता दी दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ले चलने वाले हैं ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम और दिखाएंगे रास्ते में कौन कौन से शहर पड़ते हैं, रास्ता कैसा बना हुआ है और इसी रास्ते में पंच केदार पड़ते हैं तो पंच केदार भी आपको दिखाते चलेंगे। और इस बार आपको रास्ते में कौन सी समस्याएं आ सकती हैं इसकी जानकारी भी आपको देते चलेंगे। और अगर आप कहीं रास्ते में नाइट स्टे करना चाहते हैं तो रास्ते में कौन से भी शहर है जहां आप नाइट स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपका कोई अलग से सवाल है तो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, उसका रिस्पॉन्स आपको तुरंत ही दिया जाएगा। कमेंट में जय बाबा बद्री विशाल, जय केदारनाथ, हर हर महादेव के जयकारे जरूर लगा देंगे। तो चलिए मेरे साथ चलिए ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम। ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम की दूरी लगभग 300 किलोमीटर के आसपास है। ऋषिकेश से सबसे पहले 95 किलोमीटर आगे आने के बाद पड़ता है पंच प्रयाग में से पहला प्रयाग देवप्रयाग, जहां पे गंगोत्री से आने वाली भागीरथी और बद्रीनाथ से आने वाली अलकनंदा नदी का संगम होता है। यहीं से आगे फिर नदी का नाम मां गंगा के नाम से जाना जाता है। ऋषिकेश से देवप्रयाग तक का रास्ता बहुत ही अच्छा बना हुआ है, कहीं भी कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। देवप्रयाग से आगे चलने के बाद 36 किलोमीटर बाद शहर आता है श्रीनगर, जो कि अपने आप में पहाड़ी क्षेत्र में सबसे बड़ा शहर है और यहाँ की जनसंख्या भी बहुत ज्यादा। और यहाँ आपको सारी सुविधाएं देखने को मिल जाएंगी, रहने के लिए, खाने के लिए। अगर आप कोई सामान खरीदना चाहते हैं तो आप हर तरीके का सामान भी श्रीनगर में खरीद सकते हैं। और श्रीनगर से आगे आने के बाद 35 किलोमीटर बाद पड़ता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में भी दो नदियों का संगम होता है और रुद्रप्रयाग भी बहुत बड़ी सिटी है। यहाँ पे भी आपको रहने के लिए सारी व्यवस्थाएं, खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं, और अगर आप किसी तरह की खरीदारी करना चाहते हैं तो खरीदारी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बद्रीनाथ धाम जाना चाहते हैं, केदारनाथ धाम जाना चाहते हैं तो आपको रुद्रप्रयाग शहर में एंट्री की जरूरत नहीं है। अब बाहर से ही ये बाईपास बना हुआ है, बाईपास होते हुए बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा पे जा सकते हैं। ये बात मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं। अगर रास्ते की बात करें तो रुद्रप्रयाग तक रास्ता बहुत अच्छा बना हुआ है। बस श्रीनगर के बाद 1 से 2 जगह आपको थोड़े से फीस खराब देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा बद्रीनाथ हाईवे बहुत ही शानदार बना हुआ है। अभी हम लोग रुद्रप्रयाग से आगे चल रहे हैं। रास्ता आप देख सकते हैं कितना शानदार बना हो। रुद्रप्रयाग से हम लोग पहुंचने वाले हैं कर्णप्रयाग। रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग की दूरी 32 किलोमीटर के आसपास है। रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग का रास्ता बहुत अच्छा बना हुआ है, रास्ते में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ये एक नेशनल हाईवे इसलिए पूरी तरीके से बहुत अच्छे से इस बार बन के तैयार है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में भी दो नदियों का संगम होता है। यहाँ पे बद्रीनाथ से आने वाली अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है। तो अभी हम लोग कर्णप्रयाग से आगे चल रहे हैं। कर्णप्रयाग भी छोटी सी मार्केट है, यहाँ पे भी नाइट स्टे करने के लिए आपको बहुत सारी सुविधाएं देखने को मिल जाएंगी, लेकिन बहुत कम भक्त कर्णप्रयाग में रुकते हैं। अभी हम लोग कर्णप्रयाग से आगे चल रहे हैं। आप देख रहे हैं रास्ता कितना अच्छा बना हुआ है। कर्णप्रयाग से आगे निकलने के बाद हम लोग को पड़ने वाला है नंदप्रयाग। लेकिन अब आप जब कर्णप्रयाग से आगे आते हैं तो आपको कर्णप्रयाग सिटी के अंदर एंट्री लेने की जरूरत नहीं है। जैसे रुद्रप्रयाग में बाईपास बना हुआ है वैसे कर्णप्रयाग में भी अब बाईपास बन चुका है, तो आप बाईपास होते हुए ही नंदप्रयाग तक जा सकते हैं। नंदप्रयाग में भी दो नदियों का संगम होता है और नंदप्रयाग भी एक छोटा सा शहर है। यहाँ पे भी नाइट स्टे करने के लिए आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी और यहाँ तक भी रास्ते बहुत अच्छे बने हुए हैं। और आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहे क्योंकि आगे का जो रास्ता होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा परेशानियों से भरा होने वाला है। तो मैं आपको रास्ते भी दिखाऊंगा जहां से बहुत ज्यादा खराब रास्ते शुरू होते हैं। बद्रीनाथ धाम की यात्रा में कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं आपके साथ अगर आप अपनी कार या बाइक से आते हैं बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने में, और आपको कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए अगर आप बद्रीनाथ धाम की यात्रा में आते हैं। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बहुत ही मोटिवेशन मिलता है आपके एक लाइक से। तो अभी हम लोग नंदप्रयाग से आगे निकल रहे हैं। नंदप्रयाग से करीब 10 किलोमीटर आगे आने के बाद एक शहर पड़ता है चमोली। तो अभी हम लोग चमोली में इंटर कर रहे हैं। अभी हम लोग चमोली शहर में इंटर कर रहे हैं। चमोली शहर इस रास्ते का सबसे बड़ा शहर है और चमोली शहर से 2 रास्ते चले जाते हैं। एक तो सीधा हाईवे चला जाता है बद्रीनाथ धाम के लिए और एक दूसरा रास्ता नीचे से होते हुए चला जाता है गोपेश्वर, चोपता, ऊखी मठ होते हुए केदारनाथ के लिए। जो भक्त केदारनाथ के दर्शन करने के बाद बद्रीनाथ धाम के दर्शन करते हैं तो वो इसी रास्ते से पहले ऊखी मठ आते हैं, ऊखी मठ से चोपता आते हैं, चोपता होते हुए गोपेश्वर होते हुए फिर चमोली में आके इसी हाईवे पे मिल जाते हैं। फिर इसी रास्ते से आगे अपनी बद्रीनाथ धाम की यात्रा करते हैं। चमोली बेसिकली काफी बड़ा शहर है। यहाँ पे आपको हर तरह की सुविधाएं देखने को मिल जाएंगी। मेडिकल कॉलेज यहाँ पे बना हुआ है, बड़े बड़े कॉलेज है यहाँ पे, रोड बहुत अच्छे बने हुए हैं और यहाँ की आबादी भी काफी ज्यादा है। और यहाँ पे नाइट स्टे करने के लिए भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहीं पे केदारनाथ बद्रीनाथ सीमित का आश्रम भी बना हुआ है, काली कमली का आश्रम भी बना हुआ। ये आश्रम वो आश्रम है रास्ते में जो आपको आश्रम मिलते हैं काली कमली वाला,
भारत संघ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये 3 तरीके के आश्रम ऐसे हैं जो आपको बजट में रूम प्रोवाइड करा देते हैं। मतलब काली कमली वाले में आपको 300 रुपए में रूम अवेलेबल हो जाता है, भारत सेवा संघ वाले में आपको 400 रुपए से 600 रुपए में रूम अवेलेबिलिटी हो जाती है, और केदारनाथ, बद्रीनाथ, सीमित के जो आश्रम है इनमें भी आपको 300 रुपए से 400 रुपए में रूम की अवेलेबिलिटी हो जाती है। तो जितने भी प्रयाग पड़ते हैं सभी जगह ये आश्रम बने हुए हैं। तो इस रास्ते में आपको अगर कम बजट में रुकना चाहते हैं तो आप इन कम बजट में भी नाइट स्टे कर सकते हैं। तो अभी हम लोग रुद्रप्रयाग से आगे चल रहे हैं। रुद्रप्रयाग तक का जो रास्ता बना हुआ है, रास्ता बहुत अच्छा बना हुआ है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं देखने वाली, बिल्कुल शानदार रास्ता बना हुआ है। 2023 में आपको रुद्रप्रयाग तक कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अभी हम लोग रुद्रप्रयाग से आगे चलते हैं। रुद्रप्रयाग के आगे का रास्ता भी आप देखेंगे हाईवे बहुत अच्छा बना हुआ है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, और रुद्रप्रयाग तक आपको कहीं बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड की दिक्कत भी नहीं आने वाली है। तो अभी हम लोग रुद्रप्रयाग से आगे चल, रुद्रप्रयाग से करीब 65 किलोमीटर आगे जाने के बाद एक शहर पड़ता है पीपलकोटी। पीपलकोटी काफी अच्छा कस्बा है। जो शेयरिंग टैक्सी से लोग आते हैं बद्रीनाथ की यात्रा करने, तो वो लोग पहले चमोली आते हैं, चमोली से शेयरिंग टैक्सी से पीपलकोटी आते हैं, पीपलकोटी से जोशीमठ आते हैं, फिर जोशीमठ से बद्रीनाथ तक जाते हैं। तो ये है पीपलकोटी। पीपलकोटी में भी काली कमली वालों का आश्रम बना हुआ है, जहां आप 300 रुपए से लेके 500 रुपए में नाइट स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा भी पीपलकोटी में आपको रुकने के लिए बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा कई आश्रम बने हुए हैं और यहाँ पे छोटे छोटे होटल और रेस्टोरेंट भी देखने को मिल जाएंगे, जहां आप 800 रुपए से लेके 1500 रुपए में नाइट स्टे कर सकते हैं। और पीपलकोटी में पेट्रोल पंप भी बना हुआ है, तो पेट्रोल पंप की सुविधा भी उपलब्ध हो जाती है। और मैं एक बात आपको बता दूं कि बद्रीनाथ हाईवे में आपको पूरे रास्ते कहीं भी पेट्रोल की दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि अब बद्रीनाथ धाम में भी पेट्रोल पंप बन गया। इससे पहले जब आप बद्रीनाथ की यात्रा करे होंगे तो फिर पेट्रोल पंप की उपलब्धता बद्रीनाथ धाम में नहीं थी, लेकिन अब इस बार पेट्रोल पंप की उपलब्धता बद्रीनाथ धाम तक भी हो गई। तो पेट्रोल की टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है, पूरे रास्ते आपको पेट्रोल की सुविधा मिलती रहेगी। और यही पीपलकोटी में टैक्सी स्टैंड भी बना हुआ है, जैसे लोग शेयरिंग टैक्सी से आते हैं तो यही टैक्सी स्टैंड और यहीं से अपने आगे की यात्रा करते हैं। अभी हम लोग पीपलकोटी से आगे चल रहे हैं। पीपलकोटी से आगे निकलने के बाद आप देखेंगे कि रास्ते कहीं कहीं पे आपको ऐसे खराब दिखने शुरू हो जाएंगे। मतलब पीपलकोटी तक रास्ता बहुत अच्छा बना हो, रास्ते में 1 से 2 फीट 200 मीटर के खराब आपको देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद जब आप पीपलकोटी क्रॉस करते हैं तब आपको थोड़ी थोड़ी जगह पे ऐसे रास्ते खराब देखने को मिलने वाले हैं। तो अभी पीपलकोटी से हम आगे चल रहे हैं, एक बार फिर उसी शानदार रास्ते पे आ चुके हैं। आप देख रहे हैं रास्ता कितना अच्छा बना हुआ है, बस कहीं कहीं पे आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि पीपलकोटी से आगे लैंडस्लाइड जोन होता है, कई जगह लैंडस्लाइड होता रहता है। जब बरसात होती, पहाड़ पत्थर सब नीचे आ जाते हैं तो कई बार रोड खराब भी हो जाता है। और जिस रास्ते बराबर पानी बहता रहता है, चाहे जितने अच्छे से रोड गवर्नमेंट बना दे, लेकिन अगर पानी बराबर बहता रहता है तो फिर रोड उस जगह पे खराब हो जाता है। तो ऐसे कई फेजेस आपको देखने को मिलने वाले हैं जब आप पीपलकोटी से आगे चलते हैं। तो पीपलकोटी से आगे आने के बाद हम लोग पहुंचने वाले हैं जोशीमठ। जोशीमठ इस रास्ते का सबसे बड़ा शहर है, और जोशीमठ से एक रास्ता औली के लिए भी चला जाता है। जो लोग औली विजिट करने आते हैं वही जोशीमठ में नाइट स्टे करते हैं। और अभी रिसेंटली जोशीमठ का नाम आप सबने बहुत अच्छे से सुना होगा, क्योंकि जोशीमठ में कई घरों में दरारें आ गई थी। ये एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ इस समय जोशीमठ में। तो इस समय आप जोशीमठ में देखेंगे कि जो लोग औली आ रहे हैं नाइट स्टे करने से जोशीमठ में डर रहे हैं, क्योंकि सभी को पता है कि जोशीमठ में काफी दरारें आ चुकी हैं और इसमें इस समय जोशीमठ में काफी दिक्कतों का सामना करना भी पड़ रहा है। इस जोशीमठ भी अपने आप में काफी बड़ा शहर है। इस रास्ते में जब आप बद्रीनाथ की यात्रा पे होते हैं तो जोशीमठ के बाद बद्रीनाथ तक आपको कोई भी बड़ा शहर देखने को नहीं मिलने वाला है। सबसे आखिरी बड़ा शहर जोशीमठ ही मिलता है। यहाँ पे रुकने की सारी सुविधाएं भी हैं, क्योंकि यहाँ ठंडक में लोग औली आते हैं, यहीं से रोपवे जाता है औली के लिए, जो दुनिया का सबसे हाईएस्ट रोपवे है। तो यहीं से रोपवे का टिकट काउंटर लोग टिकट लेके औली तक घूमने जाते हैं, और यहाँ पे आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, हर चीज आपको खरीदने के लिए मिल जाएगी। अगर आप कोई भी जरूरी सामान लाना भूल गए, बद्रीनाथ धाम यात्रा पे जा रहे हैं, कुछ जरूरी सामान खरीदना चाहते हैं, तो आप यहीं रुक के खरीद सकते हो, क्योंकि आगे आपको कोई बड़ी मार्केट नहीं मिलने वाली है। और जोशीमठ में पेट्रोल पंप बना हुआ है, लेकिन जोशीमठ में एक समस्या आपको देखने को मिलने वाली है कि अगर आप पीक सीजन में आते हैं तो यहाँ पर आपको जाम मिलने वाला है, जिसमें आपको आधे से 1 घंटे फंसना भी पड़ सकता है। क्योंकि जोशीमठ के अंदर का जो रास्ता है अभी पूरी तरीके से सकरा है, इस रास्ते में कोई भी तोड़फोड़ नहीं की गई, क्योंकि पहले से ही जोशीमठ में कई घरों में दरारें आ चुकी हैं। तो अभी हम लोग जोशीमठ से आगे निकलते हैं। अभी हम लोग जोशीमठ से आगे निकल रहे हैं। जोशीमठ से आगे जब आप आएंगे तो रास्ता आपको सिंगल लाइन मिलने वाला, कहीं कहीं पे ऐसे पेजेस देखने को मिलने वाले हैं। जोशीमठ से 10 किलोमीटर आगे आने के बाद पड़ता है विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग में भी 2 नदियों का संगम होता है, और विष्णुप्रयाग के आगे का जो रास्ता है वो बहुत अच्छा बन चुका है। अभी करीब 5 से 7 किलोमीटर का जो आप रास्ता देखने वाले हैं बहुत ही शानदार है,
2 लाइन का हाईवे बन के तैयार है। लेकिन इसके बाद का जो आप रास्ता देखने वाले, यहीं से सबसे खतरनाक रास्ता शुरू होता है बद्रीनाथ धाम का। और यहाँ से आप देखेंगे कि प्राकृतिक नज़ारे भी आपको बहुत अच्छे देखने शुरू हो जाएंगे। मतलब यहाँ के आगे का जो आपका नेचर व्यू है बहुत ही शानदार होने वाला है। ऐसा नेचर व्यू आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलने वाला। अगर आप केदारनाथ की यात्रा पे जाते हैं तब भी आपको ऐसा नेचर व्यू केदारनाथ की यात्रा में भी देखने को नहीं मिलता है। विष्णुप्रयाग से आगे का रास्ता काफी अच्छा बना हुआ है, लेकिन हम लोग पहुंचने वाले हैं गोविंद घाट। लेकिन गोविंद घाट से कुछ दूर पहले ही आपको ऐसा रास्ता देखने को मिलने वाला है जो कि अभी पूरी तरीके से निर्माणाधीन है। मतलब इस रास्ते पे अभी काम चल रहा है, काफी तेजी से चल रहा है। आने वाले सालों में ये रास्ता पूरा 2 लाइन बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन इस रास्ते में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे आपको थोड़ा रास्ता खराब देखने को मिलेगा जब तक आप गोविंद घाट पहुंचेंगे। तो अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं गोविंद घाट। गोविंद घाट के बाद भी आपको दिखाने वाला हूँ गोविंद घाट से बद्रीनाथ का जो रास्ता है वो कितना टिपिकल है, कितना खतरनाक है और कितने शानदार नजारे आपको देखने को मिलने वाले हैं गोविंद घाट से बद्रीनाथ धाम के लिए। तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो पे कमेंट करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा सभी लोगों में शेयर करते रहिए। तो अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं गोविंद घाट। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गोविंद घाट। ये है गोविंद घाट। गोविंद घाट बद्रीनाथ यात्रियों के लिए एक डाइवर्जन पॉइंट है। यहाँ से 3 रास्ते अलग अलग चले जाते हैं। एक चला जाता है घांघरिया के लिए, एक चला जाता है हेमकुंड साहिब के लिए और एक रास्ता यहीं से जाता है फूलों की घाटी के लिए। तो जो लोग हेमकुंड साहिब की यात्रा करते हैं, फूलों की घाटी जाना चाहते हैं, तो वो लोग यहीं आके गोविंद घाट में ही रुकते हैं। गोविंद घाट में भी आप देखेंगे कि बहुत सारे छोटे छोटे रेस्टोरेंट, होटल, गेस्ट हाउस बने हुए हैं। यहाँ पे भी रुकने की सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ी महंगाई देखने को मिलने वाली, क्योंकि यहाँ पे होटल और गेस्ट हाउस जो बने वो सीमित मात्रा में ही बने हुए। मतलब अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो 1000 रुपए से लेकर 2000 रुपए आपको चुकाने पड़ सकते हैं। अब हम गोविंद घाट से आगे चल रहे हैं। तो इस बार जब आप 2023 में बद्रीनाथ धाम की यात्रा पे आएंगे तो देखेंगे कि गोविंद घाट के बाद का जो रास्ता है वहां पे कई जगह निर्माण कार्य चल रहा है। तो अभी हम लोग रास्ते में एक जगह पड़े ही पांडुकेश्वर होते हुए फिर पहुंचने वाले हैं हनुमान चट्टी। आप जब पूरा रास्ता देखेंगे हनुमान चट्टी तक तो रास्ता कई जगह बन रहा है, कई जगह बन चुका है। मतलब पूरा रास्ता आपको आधा खराब और आधा अच्छा देखने को मिलने वाला है और कई जगह यहाँ पे लैंडस्लाइड जोन भी बना हुआ है। तो इस रास्ते पर अगर आप अपनी यात्रा कर रहे हैं तो इस रास्ते पे आपको जगह जगह रुकना नहीं है, क्योंकि लैंडस्लाइड जोन है, कहीं भी पत्थर गिरने का डर बना रहता है और रास्ते का निर्माण भी हो रहा है। तो इस रास्ते में आपको पांडुकेश्वर के बाद दिक्कत होने वाली है थोड़ी सी, क्योंकि रास्ता काफी डिफिकल्ट होने वाला है। कहने का मतलब यह है कि जब आप बद्रीनाथ धाम की यात्रा इस बार जाने वाले हैं 2023 में, तो बद्रीनाथ से 25 किलोमीटर पहले का जो रास्ता है वो काफी डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट का मतलब यह है कि कई जगह बन रहा है, कई जगह बन चुका है, कई जगह जेसीबी अपना काम कर रहे हैं। तो कई जगह आपको जाम में भी फंसना पड़ सकता है, क्योंकि अगर जेसीबी काम करे, कोई चट्टान वगैरह गिर जाती है तो उसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है और घंटों घंटों जाम में फंसना भी पड़ जाता है। और इन्हीं सब जगहों पे लैंडस्लाइड जोन भी है। यहीं पे कई बार लैंडस्लाइड हो जाता है बरसात में और जाम लग जाता है। तो कई बार बद्रीनाथ धाम की यात्रा बरसात में रोक भी दी जाती है। तो अगर आप बद्रीनाथ धाम की यात्रा प्लान कर रहे हैं तो आपको बरसात में अपनी बद्रीनाथ धाम की यात्रा प्लान नहीं करनी है, क्योंकि बद्रीनाथ धाम सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड जोन के एरिया में आता है, क्योंकि इसी रास्ते सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड होते हैं और रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है। तो ये जो 20-25 किलोमीटर का रास्ता है ये थोड़ा सा अभी बन के तैयार नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट बहुत तेजी से इस रास्ते पे काम कर रही है, बहुत तेजी से इस रास्ते पे निर्माण हो रहा है। तो आने वाले समय में उम्मीद है कि ये रास्ता बन के बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो जितने भी भक्त बद्रीनाथ धाम की यात्रा पे आते हैं, इनको ये जो 40-50 किलोमीटर का रास्ता है, 25-30 किलोमीटर का रास्ता है, इसमें दिक्कत होती है, तो इन दिक्कतों से छुटकारा बहुत जल्दी ही मिल जाएगा। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं बद्रीनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में हो रखी बहुत ज्यादा स्नोफॉल। देखिए रास्ते पे कितनी ज्यादा स्नो देख रही है। तो अगर आप बाइक से आते हैं, कार से आते हैं तो बहुत ज्यादा स्नो है, तो बाइक आपको बहुत संभाल के चलानी है, क्योंकि इस रास्ते पे गाड़ी बहुत ज्यादा स्लिप होती। और इन रास्ते का खराब होने का मेन मकसद भी यही कि यहाँ पे जितनी अच्छी भी रोडें बना दी जाए, लेकिन जब बर्फबारी होती है, बराबर पानी बहता रहते हैं रास्तों पे, तो ये रास्ते बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। इसीलिए इस रास्ते पे काम हमेशा चलता रहता है और ये रास्ते अधिकतम बार आपको खराबी देखने को मिलने वाले हैं बद्रीनाथ यात्रा पे जब आप आते हैं। जो रास्ता इधर से 20 से 25 किलोमीटर का होने वाला है। अभी देखिए कितना संभल के हमको बाइक चलानी पड़ रही है। तो अभी हम लोग पहुंचने वाले बद्रीनाथ धाम, बहुत कम दूरी बची, मतलब 1 से 2 किलोमीटर की दूरी बची होगी बद्रीनाथ धाम की। तो अब सीधे मिलते हैं आपसे बद्रीनाथ धाम में।
तो अभी हम पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम में इस समय बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो रखा है, चारों तरफ से स्नो ही नजर आ रही है। और यहीं पे बद्रीनाथ धाम में बस स्टॉप भी बना हुआ है। जितनी भी बसें हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून से आती हैं बस स्टॉप पे रुकती। और यहाँ पे रुकने के लिए आप जो देख रहे हैं चारों तरफ होटल, गेस्ट हाउस, आश्रम बने हुए हैं। बद्रीनाथ धाम आने वाले सभी भक्त इन्हीं में अपना रात्रि विश्राम करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो कमेंट में कमेंट करिए। और अगर आप कोई सवाल है बद्रीनाथ धाम से जुड़ा है हुआ तो कमेंट करिए, आपको उसका रिस्पांस तुरंत ही दिया जाएगा। और अगर आपकी वीडियो पसंद आया हो तो भाई वीडियो को लाइक करते जाएं, क्योंकि आप एक लाइक से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और आने वाले समय में आपको हमारे चैनल पर बहुत अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.